हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज है 4 जनवरी और हम लोग देखेंगे 4 जनवरी के इम्पोर्टेंट द हिंदू के आर्टिकल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो फ्रंट पेज पे है। ये है, कल ही फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया। ये क्या है फैसला? ये फैसला है बेसिकली फ्री स्पीच का। फ्री स्पीच यानी कि आप लोग जानते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। इन 12 से 35 तक आर्टिकल्स में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 19 के सब क्लॉजेज 1 होते हैं, जिसमें हमारा जो राइट होता है वो क्या होता है? राइट टू स्पीच। ये राइट टू स्पीच क्या है कि हम लोग खुल के कहीं भी बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये क्या आया? ये मिनिस्टर्स के ऊपर है। कोई भी पहले जो होता था मिनिस्टर्स, हम लोगों को क्या सीन देखने को मिलता था, मिनिस्टर्स कोई भी स्पीच दे देते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो वो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उस पार्टी पे पड़ता था या फिर गवर्नमेंट पे पड़ती थी, जो सरकार है वहाँ पे पड़ती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो क्या है कि अब इनका कहना है कि बोलने दो, कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो उसे बोलने दो, उसकी जो राइट टू स्पीच है उसे हम लोग हनन नहीं करेंगे। जो राइट टू स्पीच है उसे हम लोग हनन नहीं करेंगे। इसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मिनिस्टर कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड वेरी सीरियसली बाय गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो मिनिस्टर है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे नहीं आएगी, उसे जो बोलना है उसे बोलने देना है। यही वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये ज़्यादा कुछ आर्टिकल में था नहीं, छोटा सा आर्टिकल है बस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जब आप इस पूरी की पूरी आर्टिकल को पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे आपको। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स को चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है हेल्ड। हेल्ड मतलब क्या होता है? हेल्ड मतलब चीज़ों को रखना, होल्ड करना, यानी कि टू टेक समबडी और समथिंग एंड कीप हिम और हर और ईट इन योर हैंड। किसी व्यक्ति या वस्तु को थामे रखना। हेल्ड वर्ब टू है, पास्ट टेंस है, और इसका जो वर्ड वन है यानी कि बेस वर्ब है ये होल्ड है। इसी का मीनिंग दूसरा हो सकता है टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, किसी वस्तु को विशेष दशा में थमाए या बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है विरिशियसली। विरिशियसली मतलब होता है इन अ वे डैट इज एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द एक्शन ऑफ अनदर पर्सन। एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, अनदर पर्सन की चेहरा वगैरह लगा के या उसका चेहरा इमेजिन करके हम किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड विरिशियसली। नेक्स्ट वर्ड डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग मतलब क्या होता है? निंदात्मक, अपमानजनक, किसी का निंदा करना, किसी का अपमान करना, डिस्पैरेजिंग। नेक्स्ट वर्ड रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब होता है कुछ कहना या लिखना, यानी टिप्पणी करना, टू से और राइट समथिंग और टू कमेंट, दैट इज कॉल्ड रिमार्क्स, REMARKS, रिमार्क्स। नेक्स्ट वर्ड ट्रेसेबल, TRACEABLE, मीन्स समथिंग दैट कैन बी ट्रेस्ड, इज कॉल्ड ट्रेसेबल, यानी कि ऐसी चीज़ किसी को हम ट्रेस कर सकते हैं, उसे लोकेट कर सकते हैं। एबल टू बी फाउंड और डिस्कवर्ड, इसे ही ट्रेस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड मतलब होता है, एट्रीब्यूटेड जो वर्ड है ये फास्ट हुआ, यानी कि वर्ब टू है, वर्ड वन जो बेस वर्ड है ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू बिलीव डैट समथिंग वाज काउज्ड और डन बाय समबडी और समथिंग, यानी किसी चीज़ को कारण ठहराना, उत्तरदायित्व तो उसका मानना कि वही उन्होंने ही ये चीज़ें की है, श्रेय देना उसे। फॉर एग्जाम्पल कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। कोहली जो अपने सक्सेस का श्रेय देता है वो हार्ड वर्क को देते हैं, वो अपने हार्ड वर्क को देते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इंडोर्स्ड। इंडोर्स ये होता है टू से पब्लिकली दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट और अग्रीमेंट टू अ प्लान स्टेटमेंट डिसीजन। किस पब्लिकली कहना कि किसी चीज़ को ऑफिशियल सपोर्ट दे रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं उनके साथ, कोई प्लान हो या फिर स्टेटमेंट देना या डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड एंडोर्स्ड। यानी कि जजमेंट जो है ये पब्लिकली कहा गया था, इसका मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ये हुआ। देन द नेक्स्ट वर्ड विप। विप मतलब होता है चाबुक या कोड़ा वगैरह कुछ, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। विप, अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर एटसेट्रा विद अ हैंडल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनिमल्स गो फास्टर एंड फॉर हिटिंग पीपल एज अ पनिशमेंट। एक बड़ा सा चाबुक जो कि एनिमल्स को भी लगाया जाता है, उसको पीटा जाता है उससे ताकि वो फास्ट मूव करे, फास्ट जाए। या फिर दूसरा तरीका चाबुक जो कि हिटिंग करने के लिए पीपल को फॉर पनिशमेंट पर्पज। कोड़ा या चाबुक हंटर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है जो होता है टू मूव क्विकली और सडनली और वायलेंटली, यानी कि बहुत जल्दी से चलना। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इसका अपोजिट हो जाना चाहिए कंसिस्टेंट वर्ड का। ऑलवेज, कंसिस्टेंट का मीनिंग ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियंस, स्टैंडर्ड, बिहेवियर एटसेट्रा नॉट चेंजिंग, दैट इज कंसिस्टेंट।
दूसरा मीनिंग एग्रीइंग विथ और सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज़ से एग्री होना, सहमति होना या फिर उसके सिमिलर होना, डेट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अपोजिट वर्ड इनकंसिस्टेंट, INCONSISTENT। ये वर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, तब कि ताकि आप जब पढ़ो आर्टिकल को तो आप खुद से चीज़ों को रिलेट कर पाओ, खुद से चीज़ों को पढ़ पाओ। जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो एग्जाम में आने वाली जितने भी कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या फिर पैराजम्बल्स होते हैं, ये आप इजीली वहाँ पे सॉल्व कर ले जाओगे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आपको वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। डेट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। सो यहाँ पे अब जो इस आर्टिकल का आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल का जो अगला भाग है वो पेज 10 में है। तो चलिए हम लोग पेज 10 में चलते हैं। पेज 10 में बस हम लोग पहुँचने वाले हैं और ये आ गया पेज 10। इसमें जो वर्ड है जो उस आर्टिकल का ही एक्सटेंडेड पार्ट पेज 10 में दिया हुआ था। पेज 10 में पहला वर्ड है सेकल्स, SHACKLES, सेकल्स। ये सेकल्स वर्ड मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हथकड़ी, यानी कि वन ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल रिंग्स कनेक्टेड विद अ चैन पुट अराउंड अ प्रिजनर्स रिस्ट और एंकल्स। यानी कि एक जो चैन होता है, चैन का रिंग जो कि प्रिजनर की यानी कि कैदी के रिस्ट यानी कलाई में या फिर एंकल टखनों में लगाया जाता है, डेट इज कॉल्ड सेकल्स, SHACKLES। अच्छा यहाँ पे देखो तो लास्ट में एस आया, इट मीन्स व्हाट, लास्ट में ऐसा आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हथकड़ी होते हैं ये जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। और आप लोग नाउन में पढ़े होंगे, जो पैंट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, ये सारे में एस लगा हुआ, बट और ये क्या होता है सिंगुलर या पुलरल होते हैं, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, दो के फॉर्म में होते हैं। डेट इज़ वाई ये जो वर्ड्स होते हैं ये पुलरल वर्ड्स होते हैं। तो सेकल्स भी यहाँ पे क्या होगा, पुलरल वर्ड होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या लेता है, इसके आगे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है इसके बाद नाउन आना चाहिए, क्योंकि नाउन क्वालिफाइज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। सो एडजेक्टिव मतलब होता है, ये डेरोगेटरी मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट और ला ओपिनियन ऑफ समथिंग, अपमानजनक, अनादरपूर्ण, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी का मीनिंग अपमानजनक, अनादरपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड इज OWE। ओ मतलब क्या होता है, किसी का उधार होना, किसी का उधार होना, किसी हाँ जैसे यहाँ पे किसी को उसकी किसी कार्य या किसी वस्तु देने के बदले में देनदार होना, टू हैव टू पे मनी टू समबडी फॉर समथिंग दैट ही और सी हैज़ डन और गिवन। किसी ने आपको पैसे दिए, आप फिर उनको देंगे, डेट इज यानी कि आप, इसका मतलब हुआ कि आप उस पर्सन के ओ हो, OWE हो। नेक्स्ट मीनिंग इसी का हम लोग दूसरा मीनिंग भी बोल सकते हैं, टू फील दैट यू शुड डू समथिंग फॉर समबडी। एक ऐसा महसूस होना आपको कि आपको किसी और के लिए कुछ करना चाहिए। वो और जो व्यक्ति है वो कौन होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए पहले कुछ किया है, इस कारण से आप सोचते हो कि मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। तो यानी कि आप जो हो वो आप ओ कहलाओगे, OWE। नेक्स्ट वर्ड आता है इन्फ्रिंजिंग। इन्फ्रिंजिंग जो हो, ये वर्ड इन्फ्रिंज ING जो लगा हुआ ये वर्ड फोर है, बट इसका जो बेस फॉर्म है डेट इज इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज मतलब होता है टू ब्रेक अ रूल, लॉ और एग्रीमेंट। इन्फ्रिंज नियम या कानून या समझौता आदि को तोड़ देना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ये हुआ इन्फ्रिंज। नेक्स्ट इसका दूसरा मीनिंग भी बोल सकते हैं, टू रिड्यूस और लिमिट समबडीज राइट्स ऑफ फ्रीडम एक्सेट्रा, इन्फ्रिंज। और हम लोगों फिर नेक्स्ट वर्ड है ये टॉट, TORT टॉट। और रॉन्गफुल एक्ट एक गलत व्यवहार ही टॉट कहलाता है, TORT टॉट। और ये क्या है, नाउन, नाउन होना चाहिए, TORT टॉट यानी कि नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन वर्ड, नाउन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जो कि एडिटोरियल वाला पेज में होगा। एडिटोरियल पेज में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करेंगे। बेसिकली जो ये आर्टिकल है ये संबंधित है राइट से रिलेटेड, जो एनिमल राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है ये है प्रिवेंशन एनिमल क्रूएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। एनिमल्स पे जो क्रूएल्टी हो रही है इसका प्रिवेंशन करने का ड्यूटी किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, है ना। ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये सुधीर्थ पारसारथी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक एडवोकेट है और प्रैक्टिस करे मद्रास हाई कोर्ट में। इनके द्वारा कहना है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक स्पोर्ट कराई जाती है जो कि एनिमल पे बेस होते हैं। ये स्पोर्ट एनिमल्स पे बेस होते हैं। ये जो स्पोर्ट्स का नाम है ये जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये बेसिकली जो वहाँ के बुल होते हैं उसको, ये बेसिकली है क्या, ये जो जल्लीकट्टू है यहाँ पे देख लो, जल्लीकट्टू इज ए स्पोर्ट वेयर मेन कम्पीट अगेंस्ट इच अदर टू होल्ड ऑन टू द हम्स ऑफ एजिटेटेड बुल्स डेट आर रिलीज्ड इनटू एन ओपन एरेना। ये जो बुल्स है यहाँ पे, ये बुल्स को एक ओपन एरेना में, जो ओपन जगह है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। एक एरेना होता है, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो एरेना है इसमें एक बुल को जो एजिटेटेड, बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये बुल, और इसको छोड़ दिया गया है इस एरेना में, और इसको टैकल कर रहे हैं ये पर्सन, और इसकी हम्प्स जो है उसको, यहाँ पे जो हम्प्स है इसको पकड़ के ये टैकल किया जा रहा है। ये बेसिकली जो हम्प्स है इसको पकड़ के बुल को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एनिमल के अगेंस्ट जो क्रुएल्टी है इसको दर्शाता है ये इमेज। ऐसे ही स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर।
सो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में इन बातों को दिखाया गया, इन बातों को बताया गया क्या सही में जो एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी है, इसे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट भी आया था, उसको क्या यहाँ पे पार्लियामेंट इनेक्टेड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट यानी कि पीसी एक्ट 1960 1960 में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही ये एक्ट को इनेक्ट कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन आज भी ऐसे जो जल्लीकट्टू जैसे वाले केस है ये देखने को हमारी कंट्री में मिल रही है। तो क्या सिर्फ ये सेंटर जो एक्ट जो लागू किए थे कंट्री के अंदर, ये अभी भी तमिलनाडु के अंदर नहीं हो पा रही है। बेसिकली क्या है फंडा, ये जो है एनिमल्स प्रिवेंशन, जो एनिमल के अगेंस्ट जो क्रुएल्टी वगैरह है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है हमारे संविधान का शेड्यूल 7 में, जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाती है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उन सब्जेक्ट्स को टैकल करने का। तो सेंटर ने तो ये एक्ट पास कर दिया गया था, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट के थ्रू जल्लीकट्टू को वहाँ से बाहर कर दिया गया, यानी कि जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट इवेंट कराए जाते हैं उसको बाहर कर दिया गया, इस एक्ट के अंदर नहीं रखा गया। तो इसी को लेके ये पूरा आर्टिकल है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फंडामेंटल ड्यूटी कंटेंड इन आर्टिकल 51G विच रिक्वायर्स सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी आर्टिकल 51 में, हाँ, इसमें जो सिटीजन्स है इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जो कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करें, और इसमें क्रिएचर्स भी आना चाहिए जो लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो हमारे पास जो एक राइट टू लाइफ आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट, सॉरी आर्टिकल नहीं, फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो क्या लाइफ मतलब सिर्फ मनुष्य ही होते हैं, सिर्फ पर्सन ही होते हैं? नहीं, इसमें एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुएल्टी है इसे हमें रोकना होगा। बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है। हम लोग चलते हैं आर्टिकल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी उसको जानने में। सबसे पहला वर्ड्स दिया हुआ है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट मतलब होता है अवैध। इलेजिटिमेट मतलब अवैध तरीके से, नॉट बाय लॉ और नॉट बाय लीगल, नॉट बाय लीगल प्रोसीजर, नॉट अलाउड बाय लॉ अगेंस्ट द रूल, जो कि नियमों के विरुद्ध हो। इलेजिटिमेट नेक्स्ट वर्ड है रिसरेक्ट। रिसरेक्ट मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिसरेक्ट टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड और हैज़ नॉट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चीज़ पहले से यूज में नहीं है, पहले कुछ समय पहले यूज हो रहा था बट बीच में बंद हो गया, अब फिर वापस से उस चीज़ को पुनर्जीवित करना, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टॉ, BESTOW। बेस्टॉ मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ प्रदान करना, विशेषता आदर व्यक्त करने के लिए अर्पित करना है। बेस्टो विथ जो वो होता है गुलदस्ता वगैरह, इन सब चीज़ों को देने के लिए उसको नवाजना बेसिकली इज कॉल्ड बेस्टो। To give something or something to somebody especially to show how much he or she is respected, यही होता है बेस्टो। देन द नेक्स्ट वर्ड लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मतलब होता है टू मेक लॉज, लॉ और लॉज। देन एमिनेट। एमिनेट मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, किसी चीज़ को उत्पन्न करना या प्रदर्शित करना। एथिकल मतलब होता है जो विथ बिलीव्स ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, उचित और अनुचित के विचार से संबंधित, नैतिक। देन है परसेप्ट, PERCEPT। परसेप्ट मतलब होता है बेसिकली अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव और व्हाट टू थिंक, यानी कि आचरण या विचार संबंधी नियम, नीति, इसे ही हम लोग परसेप्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रीमेचर। इम्प्रीमेचर मतलब अ पर्सन्स ऑथोरेटिव अप्रूवल, किसी चीज़ का अप्रूवल, दैट इज कॉल्ड इम्प्रीमेचर। साइनो है अप्रूवल इसका। देन रिपग्नेंट, RIPUGNENT। रिपग्नेंट मतलब मेकिंग यू फील डिस्गस्ट, अत्यधिक और रुचिकर, बेहद नापसंद, रिपग्नेंट। और एक पिटिशनर्स मतलब क्या होता है, जो याचिका करता होता है, जो याचिका फाइल करने वाला होता है, अप्लीकेंट, बीसचर जिसे आप बोल सकते हो, BESCHER, इसे ही हम लोग पिटिशनर भी कहेंगे। और ये आर्टिकल में बेसिकली जो पिटिशनर्स थे उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। देन है कॉम्पिटेंस, COMPETENC। कॉम्पिटेंस मतलब द एक्ट ऑफ हैविंग द एबिलिटी और स्किल दैट इज नीडेड फॉर समथिंग, कुछ करने की क्षमता, विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्य, सक्षमता, इसे ही कॉम्पिटेंस कहेंगे। देन डेलिनिएट मतलब होता है टू डिस्क्राइब और ड्रॉ समथिंग इन ग्रेट डिटेल, टू मार्क द बाउंड्री ऑफ समथिंग, अत्यंत विस्तार से वर्णन या रेखांकन करना, रूपरेखा प्रस्तुति करना, अंकित करना, सीमा निर्धारण करना, डेलिनिएट। देन कंडोनिंग, CONDONING। कंडोनिंग मतलब होता है, कंडोनिंग तो वर्ड फॉर हो गया, वेस्ट फॉर्म कंडोन। कंडोन मतलब टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एग्री करना जो कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, हम उससे सही मान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडन, CONDONE। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है बिलोंगिंग टू समथिंग एज पार्ट ऑफ इट्स नेचर, बेसिक, मूलभूत, इंट्रिंसिक। देन है इन्फ्रेक्शन। इन्फ्रेक्शन मतलब वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ और एग्रीमेंट,
सिमिलर इन्फ्रिंजमेंट। देन अलाइड, ALLIED, अलाइड मतलब हैविंग एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। एंटेल, ENTAL, एंटेल मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरली, टू इन्वॉल्व समथिंग। BIZED, BJD मतलब होता है विचित्र व्यवहार करने वाला, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। देन इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलवेज, लगभग हमेशा। देन फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब होता है बेसिकली द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, किसी चीज़ के प्रति फेथफुल होना, इस फिडेलिटी। ये बड़ा सा दिया हूँ एक्सप्लेनेशन ताकि आप इसे देखो, चीज़ों को आपको समझ में आई सारी चीज़ें, एक एक करके जब आप देखोगे तो बस आपको छोटा सा यहाँ पे लिखना है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। इतना लंबा चौड़ा आपके नोट्स पेपर में नहीं होनी चाहिए इसकी मीनिंग, ये बस आपको समझने के लिए इतना बड़ा सा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी बस आप लिखोगे तो इतना शुरू का लाइन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, फिडेलिटी। देन है फ्लेशिंग आउट, फ्लेशिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फ्लेशिंग आउट मतलब टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है तो उसको कंप्लीट करना, डेट इज़ कॉल्ड फ्लेश आउट। देन MERE, मियर मतलब होता है नथिंग मोर, एब्सोल्यूट, मात्र, कुछ ज़्यादा नहीं, बस उतना ही, मात्र। इंडीड मतलब वास्तव में, रियली इसका मीनिंग, और वर्चुअली, अनडाउटली। इंडीड बेसिकली एक एडवर्ब है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड मतलब होता है लाचार, हेल्पलेस, अनएडेड, कॉन्स्ट्रेंट, अनअसिस्टेड। देन फिलो, फिलो मतलब साथ में काम करने वाले लोग, साथी, पार्टनर, फिलो, कंपेनियन, फ्रेंड, कॉमरेड, एसोसिएट। कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब होता है धारणा, जैसे कि नोशन, आइडिया, इम्प्रेशन, थॉट, कॉन्सेप्ट, ये सारे सिनोनिम हो गए कंसेप्शन के। तो ये आर्टिकल में बस इतना ही वर्ड था। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो ये है इजराइल के बारे में, हुआ क्या बेसिकली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक रिजोल्यूशन के थ्रू उनसे उनका ओपिनियन जानने को बोला है कि ICJ को ओपिनियन देना चाहिए इजराइल के जो पैलेस्तीन वाला एरिया है, इसको जो इलीगली जो एक्वायर कर रखा है, इसके साथ साथ अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ, इसमें लगभग 87 मेंबर जो है ये रिजोल्यूशन पास किए थे, इनका वोटिंग फेवर में था, और अपोज में थे 26 कंट्रीज़, और कहीं ना कहीं 53 कंट्रीज जो है ये एब्सटेंड कर ली, यानी कि ना ही इनका जवाब हाँ में था ना ही ना में, उसमें इंडिया भी था, यानी कि इंडिया भी एब्सटेंड किए थे। तो ये जो द गिस्ट में आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, द UNGA इंडेड बाय 2022 बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन दैट आस्क्स द बॉडीज हाईएस्ट कोर्ट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, टू रेंडर इट्स ओपिनियन ऑन द लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ इजराइल्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड। जो ICJ का ओपिनियन है वो देने के लिए बोला गया कि अगर इजराइल ने पैलेस्तीन का जो लैंड है ये लंबे समय तक एक्वायर करके रखा तो इसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लीगल परिणाम क्या हो सकते हैं। और देर आर टू पॉसिबिलिटीज वेयर अ रेफरल इज मेड टू द ICJ, इट कैन आइदर लीड टू अ सेटलमेंट विद द पार्टी विदड्रॉइंग इट्स केस, or it can lead to a trial followed by a verdict. While its ruling are binding, the ICJ has no power to enforce them. यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये पावर नहीं कि ज़बरदस्ती इजराइल पे थोपे। बाकी इसके बारे में पूरा आर्टिकल आया तो फिर मैं इससे डिटेल से डिस्कस करूँगा, अभी उतना कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने को। जो इजराइल है ये इलीगल लैंड है, अभी जो जनरल जो जीविस हैं उनके द्वारा ये इलीगली एक्वायर किया गया है पैलेस्तीन के द्वारा, ये यहाँ पे जो UNGA उनके द्वारा कहा गया है। तो एक नेक्स्ट आर्टिकल है, हाउ इंडिया इज मूविंग रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया कैसे रेगुलेट करने के लिए जा रहा है। तो कल भी मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, इसमें पब्लिक का ओपिनियन मांगा है, ये ओपिनियन 17 जनवरी तक देने हैं। इस ड्राफ्ट में बेसिकली मेंशन किया गया है, द आइडिया इज टू इंश्योर दैट ऑनलाइन गेम्स आर इन कन्फर्मिटी विद इंडियन लॉज एंड टू सेफगार्ड यूजर्स अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म। जो आइडिया है ये ड्राफ्ट का, ये इंश्योर कराना है, भरोसे दिलाना है कि ऑनलाइन गेम्स जो है ये कन्फर्मिटी विद इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग है, और ये सेफ गार्ड है यूजर्स जो कि पोटेंशियल हार्म, कुछ नुकसान होने से बचाव है, ये मतलब हार्म नहीं होंगे सेफ गार्ड से इसके। ऑनलाइन गेम इट इज़ अ गेम दैट इज़ ऑफर्ड, बेसिकली ऑनलाइन गेम्स होता क्या है, ये एक ऐसा गेम होता है जो कि ऑफर करता है इंटरनेट पे एंड एक्सेसिबल होता है बाय अ यूजर थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स इफ़ ही मेक्स अ डिपॉजिट। एक कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू ये एक्सेसिबल होता है अगर वो पर्सन यानी कि वो यूजर डिपॉजिट करता है विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग विनिंग्स, डिपॉजिट करता है इस उद्देश्य की अगर जीत जाए तो कुछ अर्निंग कर ले वहाँ से, इसी को हम लोग ऑनलाइन गेमिंग कहेंगे। विनिंग कंस्टिट्यूट्स एनी प्राइज, जो भी विन करेंगे जो यूज़र होंगे वो कुछ भी विनिंग जो है वो
कुछ प्राइज़ कॉन्स्टिट्यूट्स कर सकते हैं, कुछ प्राइज़ हो सकते हैं ये जो कैश में होंगे, या फिर अ काइंड ऑफ इंटेंडेड टू गिवन टू द पार्टिसिपेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द यूजर एंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सच ऑनलाइन गेम्स। और उस ऑनलाइन गेम्स के रूल्स के अनुसार ये सारी चीज़ें कराए जाएंगे। तो 17 जनवरी तक जो पीपल का वो जो सिटीजन्स हैं उनके ओपिनियन मांगे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देखते हैं फिर 17 जनवरी के बाद क्या इसका वर्डिक्ट आता है। पूरा ड्राफ्ट जब कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगी तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के आर्टिकल में उतना कुछ नहीं था, बाकी जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।